अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 और पास इंडेफिनिट या फिर पास सिंपल टेंस। यहाँ पे टेंस है, यहाँ से हम सीखने शुरू किए थे। 3 रास्तों में से हमने किसी एक का इंतखाब किया। उसमें से हमने जब प्रेजेंट का इंतखाब किया, उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, चारों टेंस हो गए। इन सबसे पहले एक फ्रेमवर्क था जो वो भी हो गया, यानी कि ये तीनों चारों मुकम्मल हो गए, पाँचों चार, ये 5वां फ्रेमवर्क, ये सारे मुकम्मल हो गए। आज का हमारा लेक्चर है ये, अब हमने सीरीज शुरू किया ये पास वाली। आज हमने पास सेक्शन शुरू किया। टेंस पास, माजी वाला ज़माना, गुजरा ज़माना, उसके आखिर पे लफ्ज़ आएगा अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, था, थी, थे। इसमें मज़ीद 4 अक़साम हैं जिस तरह इसमें थी, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, इसी तरह इसमें है। टेंस बिल्कुल सादा है, सिंपल है। मैंने तकरीबन एक पहले दिन ही करवा दिए थे सारे। आज मैंने सिर्फ उनकी डेप्थ और डिटेल बयान करनी है। जिस तरह ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यू है, इसका भी इंडेफिनिट था, कंटिन्यू था, वो सारे हो गए थे। आज है पास इंडेफिनिट या सिंपल टेंस क्या है। फॉर्म ऑफ वर्क का जहाँ तक सिलसिला है, लेक्चर नंबर 1 या 2 आप देख सकते हैं। उसमें मैंने जो फ्रेमवर्क है उसमें चीज़ बड़े अच्छे और आसान तरीके से डिस्कस की थी। फॉर्म ऑफ वर्क किस तरह इस्तेमाल होती है, फॉर्म ऑफ वर्क है क्या एक्चुअल में, वो इस्तेमाल किस तरह से होती है, फॉर्म ऑफ वर्क है क्या चीज़, और हेल्पिंग वर्क क्या चीज़ है, ये हेल्पिंग वर्क कैसे इस्तेमाल होगा, इन तमाम फिक्रात में ये भी मैंने बड़ी तफसील से बयान कर दिया। लेकिन हम इसका फिर डेप्थ में जाएंगे। पास का मैंने क्या है, इंडेफिनिट का मैंने क्या है, सिंपल का मैंने क्या है, टेंस का मैंने क्या है, सारी चीज़ों को मिलाएं तो बनता है फेल, माजी, मुतलिक या पास, इंडेफिनिट, सिंपल टेंस। सबसे पहले देखें ये पास्ट। पास का क्या मैनी है। पास एक लफ्ज़ है सिर्फ, टेंस है। टेंस मतलब ज़माना, ज़माने के 3 ज़माने हैं, 12 नहीं है, 3 में से एक ज़माने का नाम पास्ट है, जिसे हम गुजरा हुआ कहते हैं ना कि अपने पास से कुछ सबक सीखो। इट मीन कि वो चीज़ जो गुजर गई, वो ज़माना जो गुजर गया दोबारा वापस नहीं आएगा, ये पास्ट है। इंडेफिनिट मतलब होता है जो मुकम्मल ना हो, जो पुख्ता ना हो, जो मुकम्मल ना हो, जो परफेक्ट ना हो, ये इंडेफिनिट है। इसका दूसरा नाम है इंडेफिनिट का, बेसिकली ये दूसरा नाम सिंपल है। सिंपल और इंडेफिनिट एक ही चीज़ है। पास इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास सिंपल भी कहते हैं। पास इंडेफिनिट या पास सिंपल टेंस। टेंस मतलब किसी भी काम का होना किसी मौजूदा वक्त के अंदर। वो वक्त गुजरा ज़माना हो सकता है, वो वक्त मौजूदा हो सकता है। जो मैं अभी टेंस करवा रहा हूँ, मेरे करवाने का अमल टेंस, ये मैं करवा रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ, किसके अंदर, अभी इस वक्त के अंदर, दोपहर के वक्त के अंदर। ये क्या है, ये टेंस है। ये गुजरा हुआ ज़माना भी हो सकता है। फिर माजी, मुतलिक। माजी मतलब जो गुजरा हुआ हो, मुतलिक मतलब जो मुकम्मल ना हो। फिर माजी, मुतलिक। एक्सेप्शन मैं बाद में करवाऊंगा। ये फार्मूला जो पूरे लेक्चर में पीछे से मैं करवाता आ रहा हूँ, हमने इसको फुलफिल करना है, इस टेंस के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि हर एक चीज़ वेल डिफाइंड हो जाए, हर एक चीज़ इस पर अप्लाई हो जाए अच्छे तरीके से। सबसे पहले ये देखें, एफ से मराद फॉर्म और आई से मराद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मराद ये होता है कि शनाख्ती कार्ड, जिस इंसान की आईडी कार्ड ना हो वो इंसान लापता है, ख्वाब अपने कूचे अपने घर में ही क्यों ना हो। इस टेंस को समझने के लिए इसकी आइडेंटिटी है, इसका आईडी कार्ड है बकायदा, इसको समझने के लिए, जिससे हमें पता चल जाएगा। अगर 12 टेंस है हमारे पास, 12 टेंस हैं जिसे हम कह देते हैं, टेंस बेसिकली 3 है, 12 हम कह देते हैं। 12 में से सेंटेंस ऑब्वियसली किसी एक का होगा। हमने कैसे पता लगाना कि हम यहाँ से कहीं से चलते चलते आए कि वो उस टेंस एक में पहुंच जाए, उसकी इंग्लिश भी बन जाए। उसको सीखने के लिए कुछ रूल्स हैं, FIS से, फिश डबल के, जिस तरह फिश से मिला मछली और डबल के, ये फार्मूला आपने इसमें अप्लाई करना है। इस एक टेंस का इंतखाब करने के लिए, 12 में से एक को चुनने के लिए, बेस्ट ट्रांसलेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमने इस टेंस को कैसे ढूंढना है, इसकी मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, तो हम एज इट प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आइडेंटिटी कैसे होगी। जब भी आप टेंस सीखें, आपने कभी भी 12 टेंस को इमेजिन नहीं करना कि 12 में से कैसे किसका इंतखाब करना है। आपने हमेशा इमेजिन करना है 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे पहले आपने, ये पहली स्टेज है आपकी, यहाँ भाई ये फर्स्ट स्टेज है आपकी। जब आप फर्स्ट स्टेज को अबूर किए बगैर, इस पे कमांड हासिल किए बगैर सेकंड स्टेज पे जाएंगे तो आप हमेशा धोखा खा जाएंगे, आप नाकाम रहेंगे। तो आपने फर्स्ट स्टेज पे काम करना है। ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जुमला यहाँ प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में है। जब आप इन तीनों रास्तों में किसी एक का इंतखाब कर लें, उसके बाद फिर आपने उस रास्ते से मुड़ के दोबारा अगेन दूसरे रास्ते में नहीं आना। अगर आप ऐसा करेंगे आप धोखा खा जाएंगे, आप गलती कर जाएंगे। अगर आप यहां से चले, अभी से डिसाइड कर लें कि कौन से रास्ते में जाना है। अगर कोई फिक्रा इंग्लिश में आए, अगर उस फिक्रा आए, फिक्रे के आखिर में अलिफ आ जाए, छोटी आ जाए, बड़ी आ जाए, था आ जाए, थी आ जाए, थे आ जाए, वो आपने पास वाला रास्ते का चुनाव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं कि ना गया, ये किस सेंटेंस का फिक्रा है, हमने इसका पहचान कैसे करनी है, इसके आइडेंटिफाई कैसे करना है, किस चीज़ से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा आइडेंटिटी के लिए जो बेसिक थिंग है, सबसे पहले इस मिसाल को हमने पहचानने के लिए
सबसे पहले आखिर पे ये देखिए अलिफ आया आखिर पे, ऑब्वियसली ये लफ्ज तो ग्या लिखा मैंने, ग्या के आखिर पे लफ्ज अलिफ आया यहाँ पे, इट मीन कि देखिए अलिफ किसके आखिर पे आ रहा है, अलिफ ये आ रहा है, अलिफ छोड़िए बढ़िए, वो ना गए बढ़िया आएगा आखिर पे ये, वो ना गया था आ गया, फिर ये, वो ना गई थी ये, वो ना गए थे ये आ जाएगा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है समझने के लिए। अगर हम ये लिखें वो जा चुका था, फिर भी पास का, अब चुका आ जाए, चुकी आ जाए, सुबह आ जाए, शाम आ जाए, वो बाद की बात है, वो हमने बैकवर्ड शिफ्ट होना है यहां से। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस करवा चुका हूं ताकि आप भूल ना सके, अगेन मैं रिपीट करवा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है आपने यहां से इंतखाब करना है लास्ट वाले वर्ड का, कि लास्ट पे क्या वर्ड आ रहा है, उसको पहचान के हमने इन तीनों में से किसी एक का चुनाव कर लेना। जब ये स्टेप क्लियर हो जाए, फिर दूसरा स्टेप आपने लेना है कि आपने उससे थोड़ा सा बैकवर्ड चलना है, उससे थोड़ा सा पीछे की जानब चलना है, इसलिए कि हम दूसरे स्टेप में भी कामयाबी हासिल कर लें कि इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है। वो तो हम पहले स्टेप की मदद से समझ लें, दूसरे स्टेप की मदद से हम ये समझेंगे कि हम जिसमें गए हैं उसमें किस टेंस का फिक्र है, ये वो पता चलेगा उससे पहले वाली चीज से। फॉर एग्जाम्पल ये पहला स्टेप मैंने लिया, आखिर में अलिफ आया, प्रेजेंट पास फ्यूचर से हमारे पास ये है जी पास वाली लाइन में। अब यहां से चले पास वाली लाइन में हम यहां पहुंच गए, ठीक। अब इसको पता चलाना है कि ये किस पास का है, पास के भी आगे एग्जाम है ना 4, इंडेफिनिट का है, कंटिन्यू का है, परफेक्ट का, परफेक्ट किसका है ये, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हम देखेंगे, इससे थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट होंगे, थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट होंगे ये जानने के लिए कि ये पास का तो है, हमने ये अलिफ देके पहचान लिया, और किस पास का है यहां से देखेंगे। अगर तो यहां पे चुका आ जाए, चुकी आ जाए, चुके आ जाए, इट मीन ये परफेक्ट का है। मैंने बताया था परफेक्ट मतलब कि मुकम्मल। अगर रहा रही वगैरह आ जाए, मैंने बताया था कि कंटिन्यू के दो मैनी है, एक कंटिन्यू का मैनी रहा रही रहे, एक कंटिन्यू का मैनी फर्स्ट फॉर्म से आई। ये कंटिन्यू कह रहा है कि मैं ये हूं, वो बात की बात मैं समझाऊंगा, ये सारे आगे मैंने करवाने हैं, तो इट मीन के फिर वो कंटिन्यू का होगा। अगर किसी वक्त का जिक्र भी आ जाए, अगर अलिफ भी हो, अलिफ देके पता चलाया, छोटी है बड़ी देके पता चलाया कि इन तीनों में किसका इंतखाब करना। अलिफ लगा, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, राइट नाउ वी हैव चूजन द राइट पाथ, दैट इज पास्ट टेंस। हमने एक स्टेप मुकम्मल किया, हमें एक स्टेप मुकम्मल हो गया, पास्ट का रास्ता इंतखाब कर लिया, एक स्टेप मुकम्मल, एक स्टेप मुकम्मल, दूसरा स्टेप मुकम्मल किया, दूसरा स्टेप यहां पे आ गए, ये अब सेकंड स्टेप है, यहां पे आ गए। आपने देखा चुका चुकी नहीं है, यहाँ पे रहा रही नहीं है, सुबह शाम का जिक्र नहीं है, ऑब्वियसली फिर ये सिंपल पास्ट है, यहाँ पे किसी चीज का जिक्र नहीं है, ये पास्ट। और पास्ट कौन सा पास्ट है, ये इंडेफिनिट का पास्ट है, और जिसे हम सिंपल भी कहते हैं। दूसरा स्टेप भी क्लियर, ये दूसरा स्टेप भी क्लियर। इस तरह आपने फिक्रे को जांच लेना है ताकि गलती ना हो। अब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप प्रेजेंट वाले जोन में किसी में गलती कर जाए, फ्यूचर वाले में चले जाएं। ना ये जुमला फ्यूचर में आएगा कहीं ना कहीं, ना ये प्रेजेंट में जाएगा। ये जुमला जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ पास के किसी एक में जाएगा। यहाँ पे गलती के चांसेस मिनिमाइज हो गए कि यहाँ पे चारों में से किसी एक का होगा। आप ये नहीं कह सकते कि फिर प्रेजेंट या कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट फलां प्रेजेंट फलां प्रेजेंट फलां, नहीं, क्योंकि प्रेजेंट की बात ही खत्म हो गई, फ्यूचर की बात ही खत्म हो गई। हमने इन क्लास को वैसे निगलेक्ट कर दिया, यहाँ से चूज किया ये बात, तो इसी में जाना है। फर्स्ट स्टेप क्लियर, देन वी हैव रीड हियर। जब यहाँ पे पहुंच गए, देन वी हैव टू फोकस ऑन द सेकंड स्टेप, मैंने मूव बैकवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे पीछे की जानब जाएंगे सेकंड स्टेप क्लियर करने के लिए। तो ये सेकंड स्टेप क्लियर हो जाएगा। इसके थोड़ा सा पिछले वाले अल्फाज में यहाँ पे गौर करने के, यहाँ पे क्या आ रहा है। अगर रहा रही वगैरह हो, कंटिन्यू, चुका चुका हो तो फिर परफेक्ट, अगर जिक्र सुबह शाम दोपहर का हो तो फिर ये परफेक्ट कंटिन्यू, वो टेंस आगे आएंगे, होगी। ये आइडेंटिटी एडमिट की क्लियर आपको होगी। अब फिक्रे की शिनाख्त होगी, फिक्रे का पता चल गया। सेकंड स्टेप है फॉर्म ओवर। अब उसमें फॉर्म ओवर लगेगी, हर टेंस में कोई ना कोई फॉर्म ओवर लगती है। मैंने जिस तरह ये करवाया था कि पास इंडेफिनिट, इंडेफिनिट दूसरा टेंस है ना, मैं इमेजिन करवा रहा हूं। ये नहीं समझना कि प्रेजेंट पहला है तो पास दूसरा तो फ्यूचर तीसरा, इसमें पहली फॉर्म, इसमें दूसरी फॉर्म, तो इसमें तीसरी फॉर्म, नहीं, ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं कहा। मैंने एजम्पशन के लिए कहा कि आप इसको जूम कर ले, याद रखने के लिए कि प्रेजेंट पहले नंबर पे आ रहा है, पास दूसरे नंबर पे, तो इसलिए इसमें दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेकंड फॉर्म ओवर। सेकंड फॉर्म ओवर, ये दूसरा जो पॉइंट है ये भी क्लियर हो गया कि फॉर्म ओवर हमेशा इसमें सेकंड फॉर्म ओवर हमेशा इस्तेमाल होगी। अब फॉर्म ओवर क्या चीज है? फॉर्म ओवर वर्ब होता है हमेशा फेल, जो काम मैं करवा रहा हूं, जो काम करवा रहा हूं, इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसा गुड, बेटर, बेस्ट। हम स्पेसिफाई करते हैं चीज को किसी लेवल तक जाने के लिए। एक चीज गुड है, अच्छी है, एक बेटर है, बहुत अच्छी है, बेस्ट है, उससे कोई लेवल ही नहीं है ना। इस तरह ये फॉर्म ओवर में हम इसमें फॉर्म ओवर हमेशा सेकंड इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक्सेप्शन भी है, सेकंड फॉर्म ओवर इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह मैंने एक्सेप्शन बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करवाई है, वो आपने आई थिंक लेक्चर नंबर या 2 है या 1 है, या वो बेसिक फ्रेमवर्क है,
इन तीनों लेक्चर में से किसी एक में होगा, या वो बेसिक फ्रेमवर्क, या लेक्चर नंबर 1 या 2, उसमें मैंने ये चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर करवाई है कि एक्सेप्शन क्या है। इंडेफिनेट का पहला सिंपल, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पहला इंडेफिनेट, ये पास्ट, पास्ट का पहला इंडेफिनेट। ये दो टेंस ऐसे हैं जो ये जूम करते हैं कि हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, उसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल ना करें। ये चीज़ मैंने अच्छे तरीके से इन लेक्चर में एक्सप्लेन किया, आपने यहाँ से जाकर देख लेनी है कि सिंपल टेंस ये कहता है किसका सिंपल, किसका सिंपल, प्रेजेंट के पहला सिंपल, पास्ट का पहला सिंपल, या इंडेफिनेट भी कह सकते हैं। ये मुतालबा करते हैं कि हमारे सिंपल टेंस को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। फॉर्म ओवर हमेशा सेकंड लगेगी। एसएमआरआई सेंटेंस फार्मूला, सेंटेंस फार्मूला वो जिससे जुमला बनाते हैं, जिससे इंग्लिश बनानी है, वो तमाम में एज इट रहेगा। जिस तरह पहले पिछले लेक्चर में, साहब लेक्चर में मैं बयान करता आ रहा हूँ, सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। थोड़ी सी वेरिएशंस आएंगी, ये जनरल फार्मूला है। टेंस टू टेंस थोड़ा सा वेरी होगा, थोड़ा सा तब्दील होगा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस फार्मूला, इसी से फिक्रे बनेंगे। ऐसे बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टाइम में हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस्तेमाल होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस्तेमाल होगा। अब हेल्पिंग वर्ब को याद रखने की टेक्निक क्या है, मैंने ये भी लेक्चर नंबर 1 में याद करवाया। जो मैंने बेसिक फ्रेमवर्क करवाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिक फ्रेमवर्क में मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी कि बेसिक क्या चीजें हैं। बेसिक चीजें लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में देखें कि हमने हेल्पिंग वर्ब को याद कैसे रखना है। वो भी मैंने बताया कि प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब हो, पास्ट का हो, फ्यूचर को हेल्पिंग वर्ब को याद रखने की तरतीब क्या है। जिस तरह प्रेजेंट के लिए इज, आर या एम होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू निशानी। इसको थोड़ा सा तब्दील करके पास के लिए इज आर एम कन्वर्ट हो जाएगा बाद के या वर में। अगर फ्यूचर हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा विल, शैल, साथ बी भी लग जाएगा। इस तरह मैंने ये सारा लेक्चर में बेसिक फ्रेमवर्क समझा दिया कि हेल्पिंग वर्ब को याद कैसे रखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब बहरहाल डिड इस्तेमाल होगा, ये आपने याद रखना है। कैसे बनाते हैं कीवर्ड, कीवर्ड जिस तरह एक लॉग बॉक्स उसको खोलने के लिए चाबी की जरूरत पेश होती है, इस तरह जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, जो सीएसएस वाले हैं, पीएमएस वाले हैं, जो यूपीएससी वाले हैं, या एमडी कैट वाले या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, उनमें ये बेसिक चीज आती है कि कीवर्ड जरूरी होते हैं समझने के लिए। ये सेंटेंस, ये टेंस किस जुमले का है। वो इंग्लिश में कभी भी वो ट्रांसलेशन नहीं देगा, वो ये नहीं देगा वो ना गैस इंग्लिश में बनाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा वो कोई सेंटेंस देगा, उसके हमने इंग्लिश बनानी है मजीद। उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, जब आपको कीवर्ड का पता होगा। जब कीवर्ड का पता होगा आप पहचान जाएंगे ये किस कीवर्ड है, ये कीवर्ड किस टेंस का है, ये ताला कौन सा टेंस है, और ये जो कीवर्ड है, ये चाबी है, ये किस ताले को खोलेगी। और वो ताला एक टेंस है, वो फिर वो टेंस आपको दरियाफ्त हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इसे मेरा काइंड ऑफ सेंटेंस। हर जुमले की, हर टेंस का कोई ना कोई जुमला है। फॉर एग्जांपल वो ना गया, ये किस टेंस का, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है वो ना गया। अब इसको हम कुछ वेरिएशन ला सकते हैं, इस टेंस को हम कुछ अकसाम में डिवाइड कर सकते हैं, हर एक की होगी। प्रेजेंट है, प्रेजेंट के 4 है, चारों की कोई ना कोई होगी। पास्ट है, पास्ट का इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट के सेंटेंस के 4 जुमले बन सकते हैं। पास्ट के कंटिन्यू के सेंटेंस के 4 जुमले बन सकते हैं। पास्ट के परफेक्ट के 4 जुमले बन सकते हैं। इस तरह आज हमने देखा पास्ट का इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के या पास्ट सिंपल के एक टेंस के एक फिक्रे के 4 जुमले बन सकते हैं मजीद। जिस तरह ये है ना, वो ना गया, ये एक सिंपल है, ये काइंड ऑफ सेंटेंस मैंने लिखी। वो ना गया, ये सिंपल है। वो ना गया, ये नेगेटिव है। वो गया, ये सिंपल होगा। क्या वो गया, ये इंटरोगेटिव है, यह इंटरोगेटिव है। क्या वो ना गया, अब क्या भी आ गया, ना भी आ गया, अब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। हर टेंस के इस तरह से 4 फिक्रात बनेंगे। होप्स होगी यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये चीजें क्लियर होगी। अब एक यहां तो कीवर्ड देखेंगे कि कीवर्ड कौन से हैं जो यूज होते हैं इसमें। अमूमन जो बेसिक कीवर्ड है जो यूज होते हैं वो होता है अगो, यस्टरडे या लास्ट। जब भी किसी इंग्लिश के टेंस के आखिर पे लफ्ज अगो आ जाए, लफ्ज यस्टरडे आ जाए या लफ्ज लास्ट आ जाए, आपने ऑब्वियसली ये जल्दी से पहचानना है कि ये जुमला, ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यहाँ पे लास्ट पे ये वर्ड आ जाए, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए या हमारे पास लास्ट आ जाए, ये पहचान है हमारे पास कि वो पास्ट इंडेफिनिट कंपेरेटिव एग्जाम के लिए। सारी चीजें क्लियर होगी। एफ से मेरा फॉर्म ओवर सेकंड लगे। आई से मेरा आइडेंटिटी, हमने आखिर वाला वर्ड देखना है वो किन इनमें से किसका है। अगर तो ये आ जाए अल्फाज तो फर्स्ट स्टेप क्लियर। थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट होंगे, उसमें फिर बैकवर्ड वाले जो अल्फाज होंगे वो बताएंगे कि इन चारों में से किस में जाना है, फिर वो आप उसका इंतखाब कर लेंगे। आइडेंटिटी हो गई, सेंटेंस फार्मूला,
ये है सेंटेंस फार्मूला। सब्जेक्ट पहले लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट लगता है, वर्ब लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। ये सेंटेंस फार्मूला तमाम में सेम है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड लगेगा हमेशा। और डिड की ये एक्सेप्शन याद रखिएगा। डिड मैंने कहा था एक प्रेजेंट का सिंपल या इंडेफिनिट, एक पास्ट इसका इंडेफिनिट या सिंपल। ये दो टेंस मुताबिक करते हैं कि जो हमारा टेंस सिंपल है उसको ये हेल्पिंग वर्ब की जरूरत कतई नहीं है। जो हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, जो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। सिंपल को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। ये मैंने अच्छे तरीके से लेक्चर नंबर 1 में या 2 में समझा दिया है। फिर ये सिंपल के को क्या करेंगे, जिस तरह मैंने ये बताया नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं, सिर्फ इसमें एक्सेप्शन है ये पास के पहले में और प्रेजेंट के पहले में, बाकी किसी में ये एक्सेप्शन नहीं है। सिर्फ ये दो टेंस ऐसा कर रहे हैं। ये दो टेंस पास का पहला, प्रेजेंट का पहला। हमने क्या किया, सिंपल कहता है मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल हूं, मैं सादा हूं, मैं गड़बड़ नहीं करता, मुझे हेल्पिंग वर्ब ना दे गुजारा हो जाएगा। हमने इसकी बात मान ली। हमने इसको कहा भाई तू नाराज ना होना, अगर तू हेल्पिंग वर्ब नहीं मांग रहा, तुम्हें हेल्पिंग की जरूरत नहीं है, तो फिर ऐसा कर तू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ले ले। ये कहता है मैं राजी हूं, ये भी राजी हो गया, ये मुतमिन हो गया। हमने इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे दी। इसको हमने डिड अब नहीं दिया, डिड इसको नहीं दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे दी, ये खुश हो गया, राजी हो गया। सिंपल है ना, डिड नहीं लगाएंगे। ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इन तीनों में हम डिड का इस्तेमाल अवश्य करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये थोड़े से कम्प्लेक्स है। नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सिंपल है, इसको नहीं देंगे। अब इनको हमने डिड दिया तो अब हम इनको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देंगे। अब हम सेकंड फॉर्म इनको नहीं देंगे, सेकंड नहीं देंगे, इसको भी सेकंड नहीं देंगे। जिसको डिड मिल गया उसको सेकंड ही देंगे, जिसको डिड मिल गया, जिसको डिड नहीं मिला उसको सेकंड देंगे। अब इसको डिड मिल गया, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, अब इसको हम क्या देंगे, अब हम इसको सेकंड फॉर्म में देंगे। क्या किया, नेगेटिव सेंटेंस देंगे, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा यहां पे। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने यहां इस्तेमाल नहीं किया, द पॉइंट टू बी नोटेड कि यहां मैंने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि सेंटेंस सिंपल है। यहां नेगेटिव है, मैंने यहां पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर दी, साथ सेकंड नहीं लगेगी। इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी क्योंकि सेकंड नहीं लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लग गया क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। आखिर पे सवालिया निशान। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग गया, सब्जेक्ट एज इट आ गया, वर्ब एज इट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, आखिर पे सवालिया निशान लाजमी देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड नहीं लगेगी क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सिंपल नहीं है। लिहाजा ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आएगा। नोट लगाना है ताकि नेगेटिव के लिए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। होप सो एग्जाम्पल करा दो, ये होप सो कि तमाम चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने ये एक्सेप्शन लिखी है। एक्सेप्शन क्या लिखी है मैंने, एक्सेप्शन मैंने ये लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हाई क्लासेस के लिए है बेसिकली। ये एक्सेप्शन में समझाता हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अब मैं एग्जांपल कराऊंगा एमडी वालों के लिए भी, फिर एग्जांपल कराऊंगा जो बेसिक बच्चे हैं 5th क्लास में, 6th के या बेटर के लिए, उनके लिए भी। जो सीएसएस वाले उनके लिए ये चीज़ अप्लाई होंगी, जो बच्चे हैं छोटे लेवल में उनके लिए मैं इसमें से एग्जाम्पल दूंगा। और ये बाद में एक्सेप्शन भी करवाऊंगा कि एक्सेप्शन क्या चीज़ है। जी स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल देखें। उसने कल क्रिकेट खेली, इस एग्जांपल में ऑब्जर्व करें थोड़ा सा। ये फॉर्मूला हमारे पास, वो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है इस पे, फिश डबल के वाला। सबसे पहले हम देखें इसकी आइडेंटिटी, कोई ना कोई पहचान होगी इस फिक्र की। हमें नहीं पता ये सेंटेंस किस 12 में से 12 सेंटेंस है, सॉरी 3 टेंस है, उसमें से 12 अक़साम है, 3 टेंस है, एक टेंस की 4 अक़साम है, टोटल 12 बन गए। उन 12 में ये टेंस सेंटेंस किस टेंस का है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा था, वो रेज हो गया। पहला स्टेप ये कि हमने इस पे आखिर वाला वर्ड देखना है कि कौन सा है। हमने यहाँ पे आखिर वाला वर्ड देखा, वो छोटी आया, ये आखिर पे इतना लफज, ये वाला लफज ये छोटी आ रहा है, ये आ रहा है लफज आखिर पे। इट मीन यहाँ पे मैंने लिखा था प्रेजेंट लिखा था, पास्ट लिखा था, फ्यूचर लिखा था। यहाँ पे टेंस था, प्रेजेंट था, पास्ट था, फ्यूचर था। अब पास्ट है, पास्ट के आखिर पे अलिफ छोटी है बड़ी आएगा, हम पास्ट वाले रास्ते पे चले गए। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड ये हमने इससे थोड़ा सा बैकवर्ड जाना है। हम थोड़ा सा बैकवर्ड भी गए, हमने टेंस सीखने में थोड़ा सा बैकवर्ड भी गए। स्टेप नंबर 2, अब टेंस दूसरे में जाके किस में से है, इसमें चारों में से किस में जाना है। अब हमने
अब ये वाला पीछे वाला सेंटेंस बताएगा। अब देखें क्या इसमें चुका चुकी वगैरह का जिक्र है? नहीं है, परफेक्ट नेगलेक्ट हो गया। क्या इसमें सुबह से शाम से दोपहर से का जिक्र है? वक्त का तयन है? नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यू भी खत्म हो गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी वक्त का तयन नहीं होता। ये इंडेफिनिट है, ये सिंपल है, ये मुतलिक है, ये वक्त का तयन बयान नहीं करता, ये मुकम्मल नहीं है, इसलिए मुतलिक इसको कहते हैं। इसलिए ये भी निलेक्ट हो गया। अब क्या इसमें रहा रहे वगैरह का जिक्र है? नहीं है, ये भी निलेक्ट हो गया। तो ये पीछे बच के गया सिंपल, ये सिंपल ही तो है, ये सिंपल ही तो है, ना इसमें रहा रही है, ना चुका चुकी है, ना इसमें सुबह शाम को जिक्र है, ये सिंपल ही तो है। ये टेंस हमें क्लियर में आ गया। इसकी फर्स्ट क्लियर आइडेंटिटी होगी फॉर्म ओवर। फॉर्म ओवर पास में हमेशा सेकंड इस्तेमाल होगी सिंपल के लिए, सेकंड फॉर्म सिंपल के लिए, फर्स्ट फॉर्म किसके लिए होगी? नेगेटिव के लिए। अगर इस टेंस का फिक्रा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव है, फिर कभी भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी, फिर फर्स्ट देनी है। अब फॉर्म ओवर फर्स्ट लगेगी। सेंटेंस फार्मूला यही है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड लगेगा, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है इसमें? डिड। कीवर्ड वो मैंने यहां पे बयान किया, गो, यस्टरडे, लास्ट, वो किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। काइंड ऑफ सेंटेंस ये वाली है जो मैंने यहां पे लिख दी, इसकी कन्वर्ट करते 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 ये तो मुकम्मल हो गई। उसने क्रिकेट, अब ये देखें, उसने क्रिकेट, कल क्रिकेट खेली। ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब ही तो आ गया सब्जेक्ट, जिसने काम किया। प्लेड मतलब खेला, प्ले है जी फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म इस्तेमाल क्यों की? सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है। हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल क्यों की? क्योंकि ये सेंटेंस एक तो पास का है, समझ आ गई। दूसरा ये सिंपल भी है, जिस तरह ये है, ये सिंपल भी है, पास का भी है, इसलिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की। क्रिकेट डे यस्टरडे, साबका रात, पिछले दिन, कल, कल गुजरे हुए दिन यस्टरडे। अब इंग्लिश वाले देखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले देखें, जिस तरह मैंने कहा था कि इसके हेल्पिंग वर्ब, इसके कीवर्ड कौन से हैं? अगो, यस्टरडे या लास्ट, ये इसके कीवर्ड हैं। अगो, यस्टरडे, लास्ट के कीवर्ड हैं। यस्टरडे आ गया, पास का फिक्र है, कंफर्म भी हो गया हमें। उसने क्रिकेट नहीं खेली, वर्ड यहां पे नहीं आ गया, इट मीन के नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अब नेगेटिव आ गया, अब इसमें कभी भी हम इसको सिंपल नहीं कहेंगे। अब ये जुमला उसने क्रिकेट नहीं खेली, इसको सिंपल नहीं कह सकते, इसको नेगेटिव ही कहेंगे, क्योंकि ये है ही नेगेटिव। अब नेगेटिव में ये शर्त है कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी। अब नेगेटिव को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, क्योंकि नेगेटिव है, सिंपल नहीं है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसने क्रिकेट नहीं खेली, ही कौन सा हेल्पिंग वर्ब है इसका? डिड। ही डिड नॉट प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। क्या मैंने ये सेंटेंस ठीक लिखा? मैंने ये सेंटेंस गलत लिखा, क्यों? क्योंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, यहां पे डिड नॉट लगाया क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन भाईजान आपने तो कहा था अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो साथ प्ले नहीं लगाना, अकेला प्ले आना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं आया। इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। जब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, चीज एक ही मिलनी है, या सही या गलत, या डिड लगेगा या थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगेगी। अब डिड भी लगा दे, सेकंड फॉर्म, ऐसे तो नहीं ना होता, ऐसे तो किसी किताब में नहीं लिखा, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए हम डिड लगाया। अब यहाँ पे प्ले लगाएंगे, प्लेड नहीं लगाएंगे। टेंस अब सही हुआ, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। क्या उसने क्रिकेट खेली? अब हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए, ये हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए। डिड ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है। अब यहां पे भी मैंने कुछ गलती की है, डिड तो आ गया, समझ आ गई, हेल्पिंग में शुरू में आएगा, लेकिन यहां पे ही आ गया प्लेड। अब ईडी नहीं लगेगा क्योंकि डिड लग गया है। ये सेंटेंस सिंपल नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है, लिहाजा ये नहीं होगा। अब ठीक है, ही प्ले क्रिकेट डेली यस्टरडे हो गया। क्या उसने क्रिकेट नहीं खेली? अब ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिस तरह ये वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में लगेगा ऑब्वियसली। क्या उसने क्रिकेट नहीं खेली? क्या डिड ही शुरू में लगा हेल्पिंग वर्ब, फिर ही डिड ही नॉट प्ले, प्ले नहीं लगेगा, प्ले नहीं लगेगा, प्ले लगेगा। डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। अब ये इंट्रोगेटिव तो है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। ये जहां पर इंग्लिश में रूल्स होंगे, एक्सेप्शन तो वहां जरूर होंगी। सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब कुर्सी किसने तोड़ी? अब किसकी इंग्लिश क्या है? हु। किसकी इंग्लिश क्या है जी? हु। ये किसकी इंग्लिश है? किसने तोड़ी?
अब इसमें एक्सेप्शन ये है, जब भी पास इंडेफिनेट का, पास सिंपल का या फिर मुतलिक का सेंटेंस आए और वो हु वाला हो, उसको ऑब्वियसली जब वो इंट्रोगेटिव है, पीडब्ल्यू फैमिली जब वो इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में लगाएंगे। लिहाजा अब जब हु वाला फिक्र आ जाए ना, हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, कुर्सी किसने तोड़ी, क्या ये लिखेंगे, हु डिड ब्रेक दिस चेयर। अब ये सेंटेंस गलत हो गया। बाकी तमाम मैंने कहा ये चीज चलेगी कि हेल्पिंग वर्ब जब हु वाला आ जाए, WHO फैमिली आ जाए, तो वो शुरू में लगने के बाद डिड लगेगा, फिर बाकी सेंटेंस चलेगा। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें जब हु शुरू में लग गया ना, तो आपने क्या करना है, आपने ये डिड हटा देना है, फिर हु ब्रेक नहीं फिर आएगा, फिर सेकंड फॉर्म यूज होगी, हु ब्रोक दिस चेयर। अब ये मुकम्मल सही हुआ अगर पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ताकि सेंटेंस मुकम्मल हो जाए। ये एक्सेप्शन है, कुर्सी किसने तोड़ी, आप डिड इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। जब हमें किसने आ जाए ना, किसने से मुराद ये है कि यहाँ पे WHO वाला, WHO फैमिली इस्तेमाल होगी, WHO। अब ये जो फैमिली इस्तेमाल होगी WHO वाली, ये मुतालबा करेगी हु लग गया, अब डिड वगैरह का तल्ला खत्म, हु ब्रोक दिस चेयर, सिंपल टेंस मुकम्मल हो गया। अगर पे क्वेश्चन मार्क आ गया, अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी। आपने तो कहा था अगर टेंस इंट्रोगेटिव आ जाए, इंट्रो, जिस तरह भाई आपने ये कहा इंट्रोगेटिव, ये कहा, आपने कहा फर्स्ट फॉर्म लगानी, सिर्फ सिंपल के साथ सेकंड फॉर्म लगानी। यहां तो आप सिंपल भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क आखिर पे आया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां आप सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। वजह क्या है, वजह मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, ये हु वाला भी है, ये इंट्रोगेटिव है, फॉर्म पर फिर भी सेकंड है। क्यों? क्योंकि ये WHO फैमिली से बिलोंग करता है। जो भी WHO फैमिली से बिलोंग करेगा, कुर्सी किसने तोड़ी, हु आ जाएगा, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, डिड नहीं लगा। फिर जिसको एक चीज मिली दोबारा उसको दूसरी नहीं देनी, हु ब्रोक दिस चेयर, ये भी मुकम्मल हो गया। होप सो कि आपको तमाम लेक्चर समझ आया होगा। आपने इसकी रिवीजन करनी है, बार बार इसको छोड़ना नहीं है, नोट्स में चाहिए साथ साथ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए सी यू, जज़ाकल्लाहु खैरा।